नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कृषि जनगणना। इंग्लिश में कहते हैं इसे एग्रीकल्चर सेंसस। देखो, एग्रीकल्चर सेंसस हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? कृषि जनगणना। देखो भाई, कुछ चीज़ें इसमें समझने की हैं, कुछ चीज़ें इसमें रटने की हैं। वैसे तो डाटा वाली चीज़ें हैं तो सब आपको रटना ही है। अब देखिए भाई, जनगणना एक तो अपनी नॉर्मल होती है, सबको पता है, वो 10 साल के अंतर पे होती है। ये जो कृषि जनगणना है, एग्रीकल्चर सेंसस है, ये हर 5 साल पर होता है। एवरी 5 ईयर इंटरवल, हर 5 साल पर आपकी एग्रीकल्चर सेंसस या फिर कहें कृषि जनगणना होती है। कौन करवाता है इसको? भाई हमारा कृषि मंत्रालय। क्या कहते हैं भाई, हमारे देश का जो कृषि मंत्रालय है उसका पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यही नाम है हमारे कृषि मंत्रालय का। फार्मर वेलफेयर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हमारा कृषि मंत्रालय, फार्मर वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यही कंडक्ट करवाता है एग्रीकल्चर सेंसस को, कृषि जनगणना को। अब ये इस अकेले का काम नहीं है, इसके साथ सभी राज्य, क्योंकि ये डाटा कहाँ से लेगा? ये डाटा लेता है राज्यों से, जितने भी स्टेट हैं। अगर मैं बात करूं तो भाई इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं? टोटल जो राज्य हैं आज की डेट में वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरी है 8। तो कुल मिलाकर के स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं 36। तो इन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ये मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर की, या हम कहें कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो डाटा कलेक्ट करती है। अच्छा, स्टेट में भी अगर हम बात करें तो ये डाटा बेसिकली भाई सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर सेंसस है तो डाटा कहाँ से लिया जाएगा? अगर हम बिल्कुल बॉटम लेवल पर जाएं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाएं, तो हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें विलेज लेवल का डाटा लेना पड़ेगा। और ये यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है ना, जो इंपॉर्टेंस रोल होता है, वो पटवारियों का होता है। एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्यूमेंट होता है खसरा, जिसके अंदर पूरा लैंड रिकॉर्ड होता है। तो ये जो डाटा होता है वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे कौन काम करता है इस एग्रीकल्चर सेंसस के लिए? हमारे पटवारी भाई लोग, वो ये डाटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ से ये डाटा तहसील लेवल पे, गांव होते हैं, ठीक है, पहले गांव से कलेक्ट किया जाएगा, वो तहसील में कलेक्ट होगा, फिर तहसील से आपका जिले पर जाएगा, जिले से फिर आपका वो इस स्टेट पर जाएगा, स्टेट फिर वो सारी रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंड करती है। अब ये जो आपका पूरा एग्रीकल्चर सेंसस है ना, ये टोटल 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। मतलब जो डाटा लिए जाते हैं वो 3 फेजेस में लिए जाते हैं। 3 फेजेस में कौन कौन से होते हैं? उससे पहले तो मैं आपको कुछ बात बता दूं कि भाई ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है, कृषि जनगणना जो है, वो कब से शुरुआत हुई? हम कब से ये शुरू कर रहे हैं? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही हमने एग्रीकल्चर सेंसस शुरू कर दिया था क्या, या उसके कुछ और बाद शुरू किया? जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट जो एग्रीकल्चर सेंसस था, यानी कि हमारी जो सबसे पहली कृषि जनगणना थी, वो थी 70-71 में, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस। तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर सेंसस था वो 1970-71 का था। अब बहुत सारे बच्चों को यही समस्या है कि 70-71 क्या होता है सर? कोई एक ईयर बताओ ना, या तो 70 बताओ या फिर 71 बताओ। ये दो क्यों बताते हो? देखो यहाँ पर दोनों साल खपत हो जाते हैं अपने। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं कि भाई हमारी जो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो कब की थी बताई मैंने अभी? 1970 से लेकर के 71 तक। अब इसमें पूरे दोनों साल कैसे खप जाते हैं? मतलब आधा साल 1970 का चला जाता है, आधा साल 1971 का, और यही चला आ रहा है। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई से। 1 जुलाई 1970 से लेकर के 31 जून 1971, तो हो गया ना, आधा साल आपका 70 का चला गया, आधा साल आपका 1971 का चला गया, इसलिए 1970-71 चलता है और हर 5 साल पर होता है। तो आज की डेट तक आप काउंट कर लो कि भाई कितने एग्रीकल्चर सेंसस हो चुके हैं, और अभी जो हमारा एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है वो वो मतलब कौन से नंबर का है? तो देखो भाई 1970-71 ये हमारा पहला हो गया। 5 साल जोड़ दो, कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? 1975-76, इसमें 5 साल जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 1980-81, फिर से 5 साल जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1985-86,
फिर से 5 साल जोड़ दो, ये हो गया हमारा 1990 91, क्यों भाई सही चल रहा है ना अपन 5 5 5। चलो फिर से इसमें 5 साल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 1995 96। फिर से 5 साल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा सन 2000 से लेकर के 2001। फिर से 5 साल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2005 से 2006। फिर से 5 साल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2010 से 2011। और फिर से 5 साल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2015 से 2016। और एक और 5 साल इसमें जोड़ दो, तो हम पहुंच जाएंगे अपने 2020 से 21 तक। ठीक है, लेकिन 2020-21 का जो अपना एग्रीकल्चर सेंसस है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। हो गया होगा अब, चूंकि देखो भाई 5 साल का समय लगता है। अब 20-21 में हो सकता है, अभी कोरोना की वजह से शायद ये डाटा लिया है नहीं लिया है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान से सुनना कि भाई एग्रीकल्चर सेंसस हो तो जाता है इस ड्यूरेशन में, जैसे हमने 70-71 में कहा कि भाई 70-71 में ये हमारा पहला एग्रीकल्चर सेंसस था, लेकिन इसका जो ऑफिशियल डाटा है ना वो इतनी जल्दी नहीं होता। ये जो ड्यूरेशन है ये तो डाटा को कलेक्ट करने में ही निकल जाता है, उसके बाद ऑफिशियली हम लोगों तक जो हमारा कृषि मंत्रालय है वो इसको ऑफिशियली रिलीज कब करता है, उसी में कम से कम 2-2.5 साल लग जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा फिर ये था, तीसरा हमारा ये है, चौथा हमारा ये रहा, पांचवा, सॉरी वहां से चलना है ना, पांचवा, अरे भाई क्या कर दिया यार तुमने। ठीक है, पांचवा हमारा सेंसस ये रहा, छठवां एग्रीकल्चर सेंसस ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है और 10वां ये है। और 21 वाला जो होगा अपना 20-21 वाला वो 11वां होगा। तो ये अभी तक आया नहीं है। तो हमारे पास जो डाटा है एग्रीकल्चर सेंसस का वो कौन सा वाला है, 15-16 वाला है। यानी कि अभी तक अगर हम कहें कि कितने एग्रीकल्चर सेंसस इंडिया के अंदर हो चुके हैं, तो 10 एग्रीकल्चर सेंसस हो चुके हैं। ध्यान रखना 20-21 वाला डाटा अभी तक नहीं आया है, तो जब तक उसका डाटा नहीं आ जाता हम उसको मान्य नहीं करेंगे। अभी हमारे पास जो भी डाटा है एग्रीकल्चर सेंसस का, कृषि जनगणना का, वो हम किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, 15-16 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि 20-21 का अभी हुआ नहीं है। हो भी गया होगा तो अभी रिलीज नहीं हुआ ऑफिशियली, इसलिए इसको काउंट नहीं करना। कोई आपसे पूछ ले कि एग्रीकल्चर सेंसस कितने हो गए, तो आपको 10 ही बताना है, क्योंकि हमारे पास अभी 15-16 तक का ही एग्रीकल्चर सेंसस का डाटा है, 20-21 का अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो अपना करंट वाला है, या फिर हम कहें प्रेजेंट एग्रीकल्चर सेंसस जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सा है, 15-16 का है। और प्रीवियस ईयर वाला कौन सा हो जाएगा, फिर 10-11 का हो जाएगा। अगर ये 20-21 का आ जाएगा तो हमारा प्रेजेंट एग्रीकल्चर सेंसस 20-21 का हो जाएगा, और प्रीवियस कौन सा हो जाएगा, 15-16 का हो जाएगा। तो हमारा जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर सेंसस है, जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर सेंसस है वो कौन सा है, 15-16 वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पुराना लग रहा हो, सर आप 2022 में 15-16 की बात कर रहे हो, तो अब है तो है, क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये 2015-16 का है, मतलब 1 जुलाई 2015 से लेकर के 31 मई, सॉरी जून, 31 जून 2016 तक ये चला था। ठीक है, तो इसका डाटा कब आया, जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको डाटा रिलीज करने में, क्योंकि ये तो सिर्फ कलेक्शन वाला ड्यूरेशन हो गया कि भाई 3 फेजेस में मैंने बताया था कि भाई एग्रीकल्चर सेंसस या कृषि जनगणना जो है वो 3 फेजेस में होती है। अभी 3 फेजेस कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे। तो उसी में ये पूरा साल भर निकल जाता है, फिर डाटा को प्रोसेस करना, कलेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उसमें होते हैं। उसके बाद होते होते जैसे कि मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने इनकी एक PDF ले रखी है, कहाँ गई वो PDF, हाँ ये भी नहीं है, हाँ ये है, देखो ये PDF इनकी मैनुअल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर देखो भाई, जो अपना 15-16 का था उसकी बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर देखो ये पूरा इनका प्रोसेसिंग का चल रहा है, प्रिंटिंग कब हुई, ठीक है, प्राइमरी सुपरफिशरी स्टाफ कब बैठाया गया, फील्ड वर्क कब कंप्लीट किया, पूरा डेट वाइज उन्होंने दे रखा है। अब हम ये बात करते हैं कि भाई जो हमारे स्टेट है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब रिपोर्ट सेंड करी, वो देखो मैं बात कर रहा हूँ 15-16 की। ठीक है, तो 15-16 में जो सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कब मिली, सितंबर 2018 में। आपको शायद ये दिख रहा होगा, सबमिशन ऑफ स्टेट रिपोर्ट टू GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, सितंबर 2018 में। तो 15-16 का जो डाटा है वो रिलीज कब होगा, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे पहुंचे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पहुंचने में ही सितंबर 2018 लग गया।
और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिलीज कर दिया, यानी कि ये जो 15-16 का एग्रीकल्चर सेंसस है ये 1 अक्टूबर 2018 को ऑफिशियली रिलीज हो गया। इसको रिलीज कर दिया ऑफिशियली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको ऑफिशियली रिलीज किया। ठीक है, तो ऐसे ही 2021 का जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो शायद हो गया होगा, प्रोसेसिंग चलेगी, तो मान के चलिए कि उसको आने में 23-24 तो लग ही जाएगा आते आते। ठीक है, तो आपका ये 1 अक्टूबर 2018 को ऑफिशियली रिलीज हुआ था। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं, कि भाई एग्रीकल्चर सेंसस हमने करवाया है वो 3 फेजेस में करवाया है। 3 फेजेस में डाटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज फर्स्ट की। फेज फर्स्ट में क्या होता है, किस तरह का डाटा लिया जाता है। फेज फर्स्ट में मैं ऐसा कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो फेज फर्स्ट ही रहता है। यहीं पर हमको प्राइमरी डाटा लेना पड़ता है। जो प्राइमरी डाटा होता है एग्रीकल्चर सेंसस का वही हमें लिया जाता है। अच्छा, एक और बात, इतना अपन ने बात कर ली, अभी बच्चों के मन में यही होगा कि कृषि जनगणना में डाटा लिया कौन सा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ों पर बहुत फोकस होता है। एक तो ऑपरेशनल होल्डिंग पर। ऑपरेशनल होल्डिंग समझते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई एक किसान है, ठीक है, इस किसान के पास कोई ज़मीन है और मान लीजिए वो ज़मीन है इसके पास 3 हेक्टेयर। ठीक, तो ये क्या हो गई, एक ऑपरेशनल होल्डिंग हो गया। अब हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो किसान हैं उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर लैंड, मतलब उनके पास कृषि भूमि कितनी है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, कितना उनके पास ज़मीन है, इफेक्ट जो कहते हैं अपन ऑपरेटेड एरिया कितना है, उस बेसिस पर हमने 5 कैटेगरी बनाई है। यहाँ पर 5 कैटेगरी कौन कौन सी है, पहले वो 5 कैटेगरी देख लो अपन, उसके बाद ये फेज फर्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो 5 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी आती है मार्जिनल फार्मर की। ठीक है, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है, किस बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया कि भाई किसके पास कितनी ज़मीन है। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे जितने भी फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है स्मॉल फार्मर की। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं भाई, जिनके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन हो। फिर उसके बाद आता है आपका सेमी मीडियम। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी सेमी मीडियम की, सेमी मीडियम फार्मर। सेमी मीडियम फार्मर होते हैं हमारे 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच में, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक के बीच में ज़मीन हो वो होते हैं हमारे सेमी मीडियम। फिर उसके बाद 4th है हमारा मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर उनको कहा जाता है जिनके पास 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन हो। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी है लार्ज फार्मर की। लार्ज फार्मर वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो, जो कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे कम है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो। तो ये 5 कैटेगरी में हमने अपने भारत के किसानों को क्लासीफाई कर दिया। एक होते हैं मार्जिनल फार्मर, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर मार्जिनल फार्मर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशनल होल्डिंग ध्यान रखना, तो इसको हमने क्लासीफाई किया है नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग। अब ये ऑपरेशनल होल्डिंग पर 2 चीज़ें समझना है इसको। यहाँ पर मैं सभी किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, टोटल 5 मेंबर हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना, एक फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर हैं और ये 5 मेंबर जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। 5 मेंबर जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो फार्मर कितने हो गए, किसान कितने हो गए, 5 हो गए भाई। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो पांचों की पांचों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। सिंपल लो, कोई हमारा एक बड़ा सा परिवार है उसमें 5 भाई हैं और वो 5 भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। तो मेंबर, तो फार्मर कितने हो गए, 5 फार्मर हो गए। लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी हो गई, ये डिपेंड करेगा उन 5 फार्मर के ऊपर के वो इंडिविजुअल हैं कि जॉइंट है। अगर वो 5 भाई एक साथ रह रहे हैं, वो जॉइंट फैमिली में है और वो एक साथ ही खेती कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो 5 भाई हैं, वो 5 भाई की जो है वो लगभग उनके पास मान लीजिए हम कहें कितना माना, कुछ भी मान लो, मान लीजिए उनके पास 6 हेक्टेयर ज़मीन है। कितनी ज़मीन है, 6 हेक्टेयर ज़मीन है। 5 भाई के पास 6 हेक्टेयर ज़मीन है। 5 भाई एक साथ यहाँ पर खेती करते हैं, जॉइंट खेती कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल होल्डिंग जो होगी ना वो एक ही कहलाएगी।
नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। तो कहने के लिए किसान तो 5 हो गए, लेकिन ऑपरेशनल होल्डिंग 1 कहलाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना, मैंने कहा है मार्जिनल फार्मर, तो मार्जिनल फार्मर मतलब यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग से है, ना कि नंबर ऑफ फार्मर से है। इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नंबर ऑफ अपना मार्जिनल फार्मर अलग हो गया, नंबर ऑफ फार्मर अलग हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए पांचों भाई अलग अलग हो जाएं, ये कहें भी अब हम अलग अलग हो रहे हैं, कोई जॉइंट नहीं, अब ये 6 हेक्टेयर ज़मीन है, ये 6 हेक्टेयर ज़मीन मान लो इन सब में आपस में बट जाएगी, ये सब ज़मीन आपस में बट गई, अब ये अलग अलग हो गए सभी फार्मर, ठीक है। अभी ये जो पूरा जो ऑपरेशनल होल्डिंग थी इनकी, वो ये किस कैटेगरी में आ रहे थे? ये आ रहे थे आपके 6 हेक्टेयर थी, तो ये आ रहे थे अपने मीडियम फार्मर की कैटेगरी में आ रहे थे। अब मान लीजिए कि ये चारों की पांचों भाई अलग अलग हो गए, सबके पास कितनी ज़मीन रह गई? 1 हेक्टेयर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी 1 से 2 के बीच में हो जाएगी। यानी कि अब ये पांचों की पांचों, पहले ये एक ग्रुप था लेकिन अब ये अलग हो गए, मतलब अब ये नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग 5 हो जाएगी और इनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? फिर स्मॉल फार्मर में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो नंबर ऑफ फार्मर नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है। इस चीज को समझना, ठीक है। यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग और नंबर ऑफ फार्मर में अंतर है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग एंड ऑपरेटेड एरिया, कितने एरिया में, ठीक है, उस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो बेसिकली हमारा जो ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है, कृषि जनगणना है, वो इसी के ऊपर है, यही हमें पता करना होता है, मेन चीज़ यही है। तो हमारा ये जो फेज फर्स्ट है ना, इस फेज फर्स्ट में हम लोग यही पता करते हैं, बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहता है वो इसी के ऊपर रहता है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग और ऑपरेटेड डाटा पर। यही है हमारा प्राइमरी डाटा। तो यहां पर हमारा प्राइमरी डाटा क्या है? ऑपरेशनल होल्डिंग, ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है और एरिया कितना है, ठीक है। ये तो हमको पता करना ही करना है, मतलब इस प्राइमरी डाटा में हमको ये पता करना है कि हमारे भारत में मार्जिनल फार्मर कितने हैं, स्मॉल फार्मर कितने हैं, सेमी मीडियम फार्मर कितने हैं, मीडियम फार्मर कितने हैं, लार्ज फार्मर कितने, ये हमें पता करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पर इनके सोशल ग्रुप के बारे में भी पता करना है। सोशल ग्रुप समझते हैं, मतलब SC वाले कितने हैं, ST वाले कितने हैं, अदर कितने हैं, ये भी पता करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जेंडर वाइज भी पता करना है कि भाई मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ये जो हम बात करेंगे कि भाई इतने सारे फार्मर है तो इसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमको टाइप भी पता करना है कि भाई जो हम काउंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है, जैसा कि मैंने बताया था, भाई 5 लोग हैं और एक साथ मिलकर के खेती करें तो उसको एक ही माना जाएगा, इंडिविजुअल है, सॉरी जॉइंट ये हो गया, जॉइंट है, इंडिविजुअल है, या फिर वो अपन कह सकते हैं कि ये आपका क्या कहते हैं इसको, बड़ा अच्छा सा नाम है, बताओ, नाम ही दिमाग से, अपना इंस्टीट्यूशनल, कि इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, कुछ भी हो सकता है भाई, रिसर्च फार्म वगैरह होते हैं उसको भी काउंट करेंगे, वो इंस्टीट्यूशनल वगैरह में आ जाएंगे। तो ये सभी डाटा हमको इस फेज फर्स्ट में कलेक्ट करना होता है। और ये जो फेज फर्स्ट वाला आपका एग्रीकल्चर सेंसस है, ये सभी गाँव पे किया जाता है, कंडक्टेड इन ऑल विलेजेस। हमारे देश में जितने भी गांव हैं सभी गांव के ऊपर ये किया जाता है, यानी हर गांव में हमको जाना है, हमको नहीं जाना, हमारे पटवारी भाई लोग जाते हैं, वो ये डाटा कलेक्ट करते हैं। ये फेज फर्स्ट हो गया। फेज फर्स्ट में हम लोग कौन सा डाटा लेते हैं भाई? फेज सेकंड हो गया। फेज सेकंड में हम लोग बेसिकली कलेक्ट करते हैं इरिगेशन का डाटा, क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न जो भी है किसानों के द्वारा अपनाया जा रहा है, तो इरिगेशन का डाटा, ठीक है। आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या है, ये डाटा अपने फेज सेकंड में कलेक्ट किए जाते हैं। और ये सभी गांव पर नहीं होता, ये कंडक्ट किया जाता है 20% गांव पर, कंडक्टेड ऑन 20% विलेजेस। एक तहसील में जितने भी गांव हैं, एक तहसील में जितने भी गांव हैं उसके 20% गांव पर आपका ये फेज सेकंड कंडक्ट कराया जाता है। फिर आपका तीसरा फेज होता है। तीसरे फेज में हमको डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है? तीसरे फेज में हमको डाटा कनेक्ट करना है बेसिकली इनपुट यूज पैटर्न पर, कि किसान कौन कौन से इनपुट यूज़ कर रहा है, जैसे कि किसान फर्टिलाइज़र क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़ कर रहा है, इसका डाटा, ठीक है। वो सीड कौन सा यूज़ कर रहा है, यहाँ पर इरीगेशन को फिर से काउंट करते हैं, इरीगेशन कौन सा यूज़ कर रहा है, ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जाता है फेज थर्ड में। और फेज थर्ड और कम गांव पर किया जाता है, ये कंडक्ट किया जाता है केवल 7% गांव पर, कंडक्टेड ऑन 7% विलेज, 7% विलेज पर तहसील। एक तहसील में जितने भी गांव हैं उसके 7% गांव पर फेज थर्ड
एक तहसील में जितने भी गांव हैं उसके 20% गांव में फेज सेकंड वाला और फेज फर्स्ट वाला सभी गांव पर। तो इस तरह से 3 फेज में हमारा एग्रीकल्चर सेंसस पूरा होता है। यहाँ से जो भी डाटा हमको मिलता है उस डाटा का कंपाइलेशन होता है, धीरे धीरे चलता रहता है आराम आराम से बिना किसी गलती के, और फाइनल में आकर के सभी स्टेट, ये डाटा कौन कलेक्ट करते हैं, सब स्टेट कलेक्ट करते हैं। ध्यान रखना जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है ना वो स्टेट और आपका सेंट्रल लेवल पे आता है। जिले लेवल पर एग्रीकल्चर सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती। अगर जिले लेवल का चाहिए तो वो स्टेट अपना रिलीज कर देगा खुद का। ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये आपको, इससे आपको इन्फॉर्मेशन सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की ही मिल पाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स की कि भाई कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो हाईलाइट्स क्या है उस पर आप थोड़ा सा नज़र डालिएगा। हाईलाइट की हम यहाँ पर बात करते हैं, हाईलाइट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक है, अब यहाँ पर सेंसस कौन सा वाला पढ़ना है अपन को, 15-16 वाला पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 20-21 वाला तो आया नहीं है। अब जब हम हाईलाइट पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको तुलना करनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, इससे पहले वाला सेंसस कौन सा था हमारा, 2010-11 का था। ठीक है, तो हमें इससे तुलना करनी कि भाई 2010-11 में हमारे पास क्या था और 2015-16 में क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। भाई नंबर ऑफ मार्जिनल फार्मर 2010-11 में कितने थे, अब कितने हैं, कम हुए हैं कि बढ़ गए हैं। टोटल ऑपरेटेड एरिया तब कितना था, अब कितना है। जो हमारी महिला किसान हैं उनकी भागीदारी कृषि में तब कितनी थी, अब कितनी है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर फोकस करके पढ़ना है, यानी कि कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा और साथ में परसेंटेज के साथ कि कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट कम हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक डाटा आप यहाँ पर पहले लिख लो कॉलम बना के इस तरह से। पहला तो लिख लो टाइप ऑफ फार्मर। ठीक है, ये टेबल में आपकी फिर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। टाइप हो गया। दूसरा आपका है नंबर ऑफ होल्डिंग्स, वही ऑपरेशनल होल्डिंग है ये। ठीक है, ये हम मिलियन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे भाई, मिलियंस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ऑपरेटेड एरिया, ये ऑपरेटेड एरिया जो है वो मिलियन हेक्टेयर में लिखेंगे। और एक बनाइए परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ होल्डिंग, कि भाई टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स में से किसका कितना परसेंटेज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, परसेंटेज। ठीक उसी तरह से परसेंटेज ऑफ द ऑपरेटेड एरिया, कि भाई टोटल ऑपरेटेड एरिया है उसमें से किसका कितनी हिस्सेदारी है। तो टाइप ऑफ फार्मर में सबसे पहला कौन सा है हमारा, मार्जिनल फार्मर। ठीक है, दूसरा कौन सा है भाई हमारा, स्मॉल फार्मर। तीसरा कौन सा है, सेमी मीडियम फार्मर। फोर्थ कौन सा है भाई हमारा, मीडियम फार्मर। और पांचवा है हमारा लार्ज फार्मर। ठीक है, तो ये 5 तरह की कैटेगरी हैं और इन 5 तरह के डाटा जो हैं वो हमें याद करने हैं। ये भले ही याद ना करो, लेकिन ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और परसेंटेज ऑफ ऑपरेटेड एरिया तो आपको याद करने हैं, साथ में इनका टोटल याद करना है। तो देखो भाई यहाँ पर ये डाटा आप लिख लो। यहाँ पर मार्जिनल फार्मर की नंबर जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है वो कितनी है, 100.25 मिलियन, जो कि बहुत है। ठीक है, स्मॉल की अगर हम बात करें तो वो है 25.80 और इसकी है 13.99, मीडियम की है 5.56 और लार्ज की है 8.38। इनको अगर टोटल करें तो ये हो जाएगा 146.45 मिलियन। यानी हमारे इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग कितने हैं, 146.45 मिलियन है। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन, ध्यान रखना, मैं वही बात फिर बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ फार्मर नहीं है। नंबर ऑफ फार्मर तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है। नंबर ऑफ फार्मर और नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, ना कि नंबर ऑफ फार्मर। तो टोटल इतने हैं हमारे पास। अब इसका परसेंटेज निकाल लो भाई। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका निकलेगा, इसका परसेंटेज निकलेगा आपका 68.25%। ठीक है, सॉरी 25 नहीं 45%। ये डाटा एकदम एक्यूरेट रखना भाई। चाहो तो ये डाटा आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो। और स्मॉल का है 17.62%। ठीक है, और आपका सेमी मीडियम का है 9.55%। मीडियम का है आपका 3.80% और लार्ज का है आपका 0.57%। इस पर लगा दो IMP। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भाई नंबर ऑफ लार्ज फार्मर, मतलब लार्ज फार्मर वाले ऑपरेशनल होल्डिंग कितने हैं हमारे भारत में,
टोटल का कुल कितना है 146.45 है, उसमें से केवल 0.57% ही लार्ज फार्मर है। भाई सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में ऐसे कितने किसान भाई होंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो? बहुत कम। ठीक है, वो भी जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे तब। एक इंडिविजुअल अगर एक की बात कर लेना तो उसके पास तो बहुत मुश्किल है। तो 0.57% ही है। और हाईएस्ट कौन सा है आपका? मार्जिनल। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा आपके पास जो फार्मर है किस कैटेगरी में आते हैं हमारे इंडिया के अंदर? मार्जिनल में आते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटेड एरिया। ऑपरेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो इसका है 37.92 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये मिलियन हेक्टेयर में चलेगा। और स्मॉल का है 36.15 मिलियन हेक्टेयर। और ये है आपका सेमी मीडियम का 37.61 मिलियन हेक्टेयर। और ये है 31.81 मिलियन हेक्टेयर। और ये 14.31। इसका टोटल अगर हम लगाते हैं तो ये आएगा आपका 157.81 मिलियन हेक्टेयर, इतना है। तो ये हमारे पास टोटल ऑपरेटेड एरिया है। तो एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना ये डाटा 15-16 का है, 15-16 के अकॉर्डिंग टोटल ऑपरेटेड एरिया कितना है? 157.81 मिलियन हेक्टेयर का है। अब इसका परसेंटेज देख लो, ये हो जाएगा आपका भाई 24, एग्जैक्ट डाटा बताएंगे 24.03% ऑपरेटेड एरिया के मामले में। ठीक है, और 22.91% आपका ये है। और 23.84% आपका ये हो गया। 20.16% आपका ये हो गया। और 9.07% आपका लार्ज वाला हो गया। तो इसमें भी भाई ऑपरेटेड एरिया के हिसाब से भी देखें तो हाईएस्ट कौन है आपका? मार्जिनल फार्मर वाले ही हैं। और लोएस्ट आपका लार्ज फार्मर वाले ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में अंतर है, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वही रेशो वही बन रहा है। ठीक है, तो ये याद करना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। खास करके ये वाला तो मैंने कई सारे किताबों में भी देखा है कई बार, और कई क्वेश्चन में मतलब उसमें भी देखा है, एग्जाम में भी। अब देखो यहाँ से कितनी सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, उन सब चीज़ों को समझना। यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको, और कैसे कैसे कंपैरिजन होंगे वो देखो। तो कुछ चीज़ें तो आपको ये याद रखनी है कि भाई परसेंटेज ऑफ मार्जिनल फार्मर हमारे भारत में मार्जिनल फार्मर का परसेंटेज कितना है? 68.45%, जो कि हाईएस्ट यही है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ लार्ज फार्मर कितना है? 0.57%, जो कि लोएस्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें, एक और बात मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे इंडिया के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं? स्टेट की संख्या है 28 प्लस यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। तो टोटल कितने हो गए? 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होगी। इस 36 में से आउट ऑफ द 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, इस 36 में से 14 जो हैं आपके 14 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो 90% सारी चीज़ें ले जाते हैं। मतलब 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो टोटल ऑपरेटेड जो अपना ऑपरेशनल होल्डिंग है उसका कितना? लगभग 91 ये लगभग पड़ जाता है अपना, एग्जैक्ट डाटा है इसका 91.01% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग। यानी कि जितनी भी ऑपरेशनल होल्डिंग है उसका टोटल का 91.01% ऑपरेशनल होल्डिंग केवल 14 स्टेट से है। वो 14 स्टेट कौन से हैं यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा खास है नहीं, फिर भी बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। और 88.19% ऑफ द टोटल ऑपरेटेड एरिया। तो हमारे देश में जितना भी ऑपरेटेड एरिया है उसका 88.19% ऑपरेटेड है, केवल 14 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में ही है। जितनी भी ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं आपकी पूरे देश की, जितनी भी ऑपरेशनल मैंने बताई थी अभी कितनी थी? 146.45। ठीक है, उसमें से 91.01% केवल 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देखो कौन कौन सा डाटा आपको ध्यान रखना है। एक तो भाई ऑपरेशनल होल्डिंग पिछली बार की तुलना में बड़ी है कि कम हुई है, इस पर ध्यान रखो। देखो टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो पिछली बार मतलब 2010-11 की तुलना में कम हुई कि बढ़ी? ये हुई है इंक्रीज, ये इंक्रीज हुई है।
देखो 2010-11 में क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जो हमारी 10-11 में थी वो है 138.05 मिलियन, ये 10-11 में है, सॉरी 35 मिलियन है वो, नॉट 05, 35 मिलियन। तो 10-11 में कितनी थी हमारी 138.35 मिलियन, ठीक है। और 2015-16 में कितनी होगी, काफ़ी बढ़ गई, 146.45 मिलियन होगी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग 10-11 में इतनी थी और 15-16 में इतनी हो गई। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ गया, ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। तो 5.86% जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये है बात है, ये बातें आपको याद रखनी है। ऐसी हम बात करें यहाँ पर टोटल ऑपरेटेड एरिया की, टोटल ऑपरेटेड एरिया, टोटल ऑपरेटेड एरिया है ना वो डिक्रीज हुआ है पिछली बार की तुलना में, यानी कि 2010-11 की तुलना में इस बार 15-16 में टोटल ऑपरेटेड एरिया कम हुआ है। अगर मैं 2010-11 की बात करूं तो टोटल ऑपरेटेड एरिया था 159.59 मिलियन हेक्टेयर, इतना था। और 2015-16 में ये डाटा आपका रह गया कितना, 157.82 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि ये घट गया। कितना प्रतिशत घट गया, केवल 1.11% घट गया। लेकिन घट गया वो गलत बात है, क्यों, घटना नहीं चाहिए था। यानी कि ऑपरेटेड एरिया पिछली बार की तुलना में कम हुआ है। अब 20-21 में जो डाटा आएगा उसकी तुलना 15-16 से कर ली जाएगी। ये हो गया। अब देखो यहीं से और चीज़ मैं आपको बताऊं, और कौन कौन सी चीज़ें। स्टेट की अगर हम बात कर लें कि भाई टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, टोटल जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो कितनी है, 146.45 मिलियन है, ठीक है। अब इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्डिंग्स आपको कहां पर मिलेंगी, ऑपरेशनल होल्डिंग्स कहां पर मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आता है फर्स्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर 23.82 मिलियन है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका बिहार, सेकंड नंबर पे बिहार, बिहार के अंदर है 16.41 मिलियन, बिहार में है। ध्यान रखना ये डाटा पूरा की पूरा कौन सा है, 2015-16 का है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है आपका 15.29 मिलियन। तो वैसे तो तीन ही याद रखो, लेकिन एक और याद कर लो, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपना एमपी का ही एक बच्चा है, उसी ने कहा था कि सर एग्रीकल्चर सेंसस पढ़ा दो, क्योंकि आरएचईओ की वैकेंसी में मे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मध्य प्रदेश आता है 4th नंबर पर, ठीक है। ये अपना है इसमें 10 मिलियन, ये अपना टोटल होल्डिंग का स्टेट वाइज होगा। ऐसे ही टोटल ऑपरेटेड एरिया की हम बात कर लें, टोटल ऑपरेटेड एरिया, टोटल ऑपरेटेड एरिया तो कितना है भाई, टोटल ऑपरेटेड एरिया अपना 157.82 मिलियन हेक्टेयर, ये टोटल ऑपरेटेड एरिया है अपना, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं ऑपरेशनल होल्डिंग में आपको बताऊं कि भाई किस स्टेट ने हाईएस्ट इंक्रीज किया है भाई ऑपरेशनल होल्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ये इतनी थी, ठीक है, ये भी 15-16 में है, तो 2010 में कितनी थी और अब कितनी है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने मैक्सिमम इंक्रीज किया है इस ऑपरेशनल होल्डिंग में, ध्यान रखना, अमंग दी स्टेट। यहाँ पर अब कंपटीशन स्टेट के बीच में बता रहा हूँ मैं कि भाई जितने भी स्टेट हैं उनमें मैक्सिमम या हाईएस्ट जो इंक्रीमेंट देखा गया है, बस कर भाई, हाईएस्ट इंक्रीजेस इन दी ऑपरेशनल होल्डिंग वो किस स्टेट ने दिखाई है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश इसमें फर्स्ट है। मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत बढ़ा है, 13.74% का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। और सेकंड नंबर भी लिख लो, सेकंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका इंक्रीज हुआ है 11.85%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अपने मध्य प्रदेश ने बढ़ाया है नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग में, ठीक है, इसको भी याद रखना। हाँ, अब हम बात करते हैं ऑपरेटेड एरिया की। तो ऑपरेटेड एरिया में हाईएस्ट जो है फर्स्ट पोजीशन पर, तो वो है आपका राजस्थान, राजस्थान ये आता है फर्स्ट। हाईएस्ट ऑपरेटेड एरिया जो है वो आपके राजस्थान में कितना है भाई, तो वो है आपका 20.87 मिलियन हेक्टेयर,
ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कितना है 20.51 मिलियन हेक्टेयर। तीसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखो भाई, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, लेकिन ऑपरेटेड एरिया में ये नंबर 3 पर है, 17.45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। और नंबर 4 पर अपना एमपी। तो एमपी तो लिख ही लो, क्योंकि एमपी में एग्जाम है और बच्चे की डिमांड, भाई ये टॉपिक ही उसी बच्चे की डिमांड पर बनाया जा रहा है। तो 15.67 मिलियन हेक्टेयर आपका एमपी का है। ये ऑपरेटेड एरिया की बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ और बातें बताएं भाई। ये जो मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई ना, उसमें कंबाइन होकर भी पूछा जाता है, जैसे कि स्मॉल और मार्जिनल, इन दोनों को कंबाइन करके पूछ लेते हैं कि भाई स्मॉल और मार्जिनल का कंबाइन डाटा बताओ। तो भाई इसमें क्या होगा भाई, ये ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ये होगा दोनों को मिलाकर के भाई स्मॉल का 1 हेक्टेयर से कम, मार्जिनल का 1 से 2, यानी कि दोनों को मिला दें तो 2 है। ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो स्मॉल और मार्जिनल दोनों में आ जाते हैं। अब इनका कंपैरिजन देखो आप, 2010-11 में क्या था और 2015-16 में इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है। चाहो तो आप वो टेबल से भी देख सकते हो, वो जो टेबल मैंने बनवाई थी। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पेन ये रहने देते हैं कि भाई जो 15-16 है, सॉरी अपन 10-11 की बात करें तो 10-11 में इन दोनों का जो नंबर ऑफ होल्डिंग थी, जो नंबर ऑफ होल्डिंग थी वो कितनी थी आपकी 85.01%। ठीक है। और अभी अगर हम बात करते हैं इन दोनों को टोटल कर लो, आप चाहो तो वहां से टेबल में से टोटल कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 86.21%, यानी कि ये पिछली बार की तुलना में इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ होल्डिंग में तो ये बढ़ा है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर दोनों की संख्या जो है वो 15-16 में बढ़ी है एज कंपेयर टू 2010-11। ऐसे यहाँ पर हम बात करें ऑपरेटेड एरिया की। ऑपरेटेड एरिया में क्या हुआ है, ऑपरेटेड एरिया 10-11 में ऑपरेटेड एरिया था आपका परसेंटेज में अपना 44.58%। ठीक है। और अपना अभी ये 15-16 में हुआ है 46.94%, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है, ये भी आपका बढ़ा है। ऑपरेटेड एरिया भी जो है वो आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का बढ़ा है। ठीक। ऐसे ही अब हम बात करें यहाँ पर सेमी मीडियम और मीडियम, इन दोनों को भी कंबाइन करके पढ़ा जाता है। सेमी मीडियम और मीडियम, इन दोनों को भी, इसके कंबाइंड मतलब ये ऐसे किसान हो गए जिनके पास 2 से लेकर के 10 हेक्टेयर तक ज़मीन होगी, 2 से लेकर के 10 हेक्टेयर तक ज़मीन होगी। यहाँ पर भी भाई 2010-11 का डाटा क्या कहता है और 2015-16 का डाटा क्या कहता है। तो भाई इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो देखो 2000 आपका 10-11 में ये था, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग थी 14.29%। ठीक है। और 15-16 में हो गई है आपकी कितनी 13.22%, यानी कि ये हुई है डिक्रीज, यानी कि सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर में कमी आई है। ठीक है, 2015-16 में एज कंपेयर टू 2010-11। वहीं तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ ऑपरेशनल वहीं अगर हम एरिया की अगर हम बात करें, अरे बस कर मेरे भाई, कितनी बार फोन लगाएगा। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एरिया में 10-11 में है आपका 43.99% और ये 15-16 में है आपका 43.61%। तो भाई ये भी कम हुआ है। तो भाई सेमी मीडियम और मीडियम के नंबर भी कम हुए हैं और उनका ऑपरेटेड एरिया भी कम हुआ है 2010-11 की तुलना में। अब लार्ज की बात करते हैं। देखो लार्ज फार्मर देखो, लार्ज फार्मर 2010-11 में क्या था इनका स्टेटस और 2015-16 में क्या है। तो नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर में तो आपको पता ही है अभी कितना है 0.57 है। 2010-11 में क्या था, 10-11 में ये काफ़ी ज़्यादा था 0.70%, यानी कि लार्ज फार्मर में कमी आई है। ये कमी कैसे आई होगी, यूजुअली बात है भाई जो जॉइंट में किसान होंगे वो बट गए होंगे। जो खेती बाड़ी पहले जॉइंट में हो रही होगी, मान लीजिए 5 भाइयों के बीच में 10 हेक्टेयर बीघा ज़मीन होगी, तो पहले एक ही था, बाद में वो अलग अलग हो गए तो 2 बट गए, तो वो कम हो गया इस तरीके से। तो लार्ज फार्मर का जो है आपका वो 0.70 से 0.57 हुआ है। वहीं एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, और भी फैक्टर यहाँ पर काम कर जाते हैं, कुछ लोग खेती उसमें से कम कर देते हैं। एरिया की अगर हम बात करें तो आपका ये 2010-11 में था 10.59% और अब घट के कितना रह गया आपका 9.07%।
तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपकी डिक्रीज हुई हैं लार्ज फार्मर में। अब यहाँ पर एक और टॉपिक रह जाता है, वो है आपका वुमेन्स के ऊपर कि भाई जो हमारी महिला किसान हैं उनकी क्या हिस्सेदारी है। तो भाई देखो, जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है उसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग, फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग कितने भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी थी 146.45 मिलियन, उसमें से महिला किसान कितनी है, उनकी हिस्सेदारी कितनी है। तो उसका क्या हुआ, 2010-11 की तुलना में 15-16 में वो बढ़ा के कम हुआ, तो इनकी हिस्सेदारी जो है ना वो इंक्रीज हुई है। महिला किसान यानी कि महिलाओं का एग्रीकल्चर में योगदान बढ़ा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2010-11 का और 2015-16 का तुलना करते हैं तो 2010-11 में था ये 12.79%, यानी कि महिलाओं की हिस्सेदारी टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग में, मतलब जितनी हमारी 146 आज की डेट में इतनी है, उस वक्त जितनी रहेगी उसमें से 12.79% महिलाओं की थी, ठीक है। और अभी कितनी हो गई है आपकी 13.87%, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है, फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग इंक्रीज हुई है। इसके अलावा और देखो भाई, एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भाई 80%, लगभग 80 से 81% महिलाएं जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अबाउट 80% वुमेन, लगभग 80% वुमेन जो है वो आपकी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। इस 80% में से भी अगर मैं बांट दूं तो 48% महिलाएं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वो खुद की खेती करती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मिंग में एक्टिविटी हैं, मतलब महिला किसान हैं वो। और बाकी की 32 से लेकर के 33% जो है वो लेबर फॉर्म में काम करती हैं। ये महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में। यहाँ पर एक और रिपोर्ट है, वो है आपकी NSSO की रिपोर्ट, एज पर दी NSSO रिपोर्ट। अब ये NSSO क्या है, NSSO का मतलब है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई हमारे भारत के अंदर जितनी भी फार्म फैमिली हैं, किसान की जो फैमिली है, उसमें 18% महिला मुखिया हैं। काफ़ी अच्छा है ये। 80% ऑफ द टोटल फार्म फैमिलीज, हमारे भारत में जितनी भी जो फार्म फैमिलीज हैं उसमें से 80% योगदान, मतलब 80% जो मुखिया हैं उस फैमिली के, वो कौन है, वहाँ की महिलाएं। तो काफ़ी अच्छा है भाई, ठीक है, और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बढ़ भी रहा है। अच्छा, इसका एक और है कि यहाँ पर इन्होंने एक रीज़न भी दिया है इसका, कि ये कारण क्या है इसका, महिलाओं का जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, जो इन्वॉल्वमेंट है एग्रीकल्चर में, जिसको हम कह सकते हैं कि फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो फेमिनाइजेशन हो रहा है उसमें जो औरतों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या जो उसमें बढ़ रही है, जो महिला किसान ज़्यादा नंबर में बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। इसका जो मेन कारण है वो NSSO की रिपोर्ट में दिया है। और वो जो मेन कारण है, अरे बस करो यार, इरिटेट कर देते हो आप लोग। उसका जो मेन कारण है वो है माइग्रेशन ऑफ मैन फ्रॉम दी रूरल टू अर्बन, ठीक है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पुरुषों का माइग्रेशन होना, इसी वजह से फेमिनाइजेशन हुआ है। जो फेमिनाइजेशन है, महिला किसानों की संख्या जो है बढ़ी है। भाई सीधी सी बात है, और ये आप लोग देखते भी हो, घर के जो पुरुष हैं वो नौकरी वोकरी के चक्कर में शहर चले जाते हैं, तो खेती बाड़ी तो कौन करेगा, तो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का ज़्यादा हो रहा है। ये मेन रीज़न है जो कि NSSO की रिपोर्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं आपको एग्रीकल्चर सेंसस में याद रखनी है, और भी बहुत सब कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। थैंक यू।